बुलेट रिपोर्टर में आज दिखाएंगे इमामगंज के दलित वोटर्स का कैसा है मिजाज, गया के दिल पर किसका है राज, और कोरोना के दौर में बोधगया में कैसा है कामकाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और अब अपनी ये बुलेट लेकर हम पहुंचने वाले हैं सीधे गया। गया इसलिए क्योंकि ज्ञान और मोक्ष की ये नगरी मानी जाती है, लेकिन इस बार चुनावी घमासान वहां पर तेज है। एक तरफ हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। लेकिन बात सिर्फ यहां पर आकर नहीं रुकती है, बात इससे ज्यादा कहीं आगे बढ़कर दलित वोटरों की है। बिहार में 16% दलित मतदाता हैं और इस बार के चुनाव में दलित वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिशें एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से लगातार जारी हैं। तो इस बार बड़ा दलित नेता कौन है, वोटर क्या सोचते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर वो वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, चलिए आज बुलेट रिपोर्टर में करते हैं इसी बात की पड़ताल। जातिवाद यानी बिहार की राजनीति की रगों में दौड़ता वो रसायन जो दशकों से इस राज्य में सियासी हवा का रुख निर्धारित करता। पलट लीजिए इतिहास के पन्ने, दिन बदले, दौर बदले, यहाँ तक कि चेहरे भी बदलते चले गए, लेकिन बिहार की राजनीति से जो कभी नहीं जाती तो बस वो जाती है। 2020 का चुनाव भी इससे अछूता नहीं। फर्क है तो बस इतना कि बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ाई अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बजाय 16% दलित वोटों को लेकर लड़ी जा रही है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दलितों का दिल जीतने के मिशन। बिहार में करीब 23 ऐसी जातियां हैं जिन्हें सरकार ने महादलित घोषित किया है। राज्य की 243 सीटों में करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बिहार में ऐसे 7 जिले हैं जिनकी लगभग 40 सीटों पर महादलितों की आबादी 10% से ज्यादा है। ये जिले हैं गया, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, मधेपुरा और जमुई। कभी भोला पासवान शास्त्री के रूप में देश को पहला दलित मुख्यमंत्री देने वाले बिहार में आज दलित मानस पर राज करने वाले 2 मुख्य चेहरे हैं। पहले हैं बिहार के आखिरी दलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, तो दूसरे हैं दलितों के पुरोधा रहे दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। 2014 से ही रामविलास पासवान चिराग के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए थे और आज चिराग न केवल उस जमीन पर मजबूती से चल रहे हैं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी महासमर में मुकाबला भी कर रहे हैं। इन चुनावों में चिराग ने एलजेपी के 147 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार चिराग के रास्ते एनडीए से जुदा हैं, लेकिन वो हमेशा से खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, वो भी जनता को पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी हम लोगों ने पोस्ट पोल कोई अलायंस नहीं किया, तो आज भी हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ थे, हूँ और रहूँ। प्रधानमंत्री मोदी भी जब 28 अक्टूबर को बिहार चुनाव के महायज्ञ में अपनी पहली आहुति देने पहुंचे, तो उन्होंने अपने दोस्त रामविलास पासवान को कुछ इन शब्दों में याद किया। जिन्होंने यहाँ के लोगों को दशकों तक सेवा की है, मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिता की गैर मौजूदगी में आज चिराग के सामने चुनौतियां भी हैं तो संभावनाएं भी, लेकिन फिलहाल हम उबड़ खाबड़ रास्तों पर फूंक फूंक कर अपनी बुलेट दौड़ाते हुए सीधे पहुंच रहे हैं जीतन राम मांझी के गढ़ इमामगंज में। जीतन राम मांझी ने जेडीयू से अलग होने के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। बाद में उसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ लिया। लेकिन आपको बताते चले 2015 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा होते हुए भी ये पार्टी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई और बहुत मुश्किल से जीतन राम मांझी अपनी ही कुर्सी बचा पाए। उसके बाद ये फिर शामिल हो गए महागठबंधन के साथ, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। लेकिन वहां पर भी ये पार्टी कमाल नहीं कर पाई और जीतन राम मांझी का गया से सांसद बनने का सपना अधूरा रह गया। वैसे मांझी ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में कांग्रेस के टिकट पर ही की थी और पहली बार विधानसभा जीतने के बाद वो मंत्री बन गए थे।
बीते 40 सालों में जीतन राम मांझी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इस बार के चुनाव में गया के इमामगंज की जनता क्या लगाएगी उनका बेड़ा पार, ये देखना रहेगा। इमामगंज क्षेत्र गया की वीआईपी सीट है। यहाँ मांझी का मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के साथ है। पिछले बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था, जिसमें मांझी। गया के बेला गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार यहाँ पर गांव वालों से मुलाकात कर रहे हैं, बहुत जोश में भी हैं। 7 सीटों पर आप चुनावी मैदान में हैं, कितने पर फतह पाएंगे इस बार? देखिए, सीट का फोरकास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार को, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को जिस प्रकार से संभालने का काम किया है, हम 40 वर्ष से राजनीति में हैं, इतना अच्छा से कभी राज्य और देश नहीं चला था। सड़क कब बनवाइएगा? इतने अंदर हम आए हैं, बिल्कुल रास्ता ही नहीं है अंदर आने का। ये बात सही है। ये रानीगंज बहुत पुराना शहर है और सिरघाटी से लोग आते जाते हैं। इसके लिए डीपीआर वगैरह बन के तैयार है। महादलित वोटों को लेकर बहुत बंटवारा हो गया है, एक तरफ चिराग पासवान है, एक तरफ आप हैं, तो नेता कौन है महादलितों का? इसकी लड़ाई अब चल रही है बिहार में। देखिए, ये सब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। नेता कोई हम कह देंगे कि हम बड़ा नेता हैं तो नेता नहीं हो जाएंगे। फॉलोअर्स कितने होते हैं, कितना परसेंटेज कौन वोट लेता है और किस समाज से कोई अटैच है, उस पर निर्भर। ये बताइए, जो 7 आपको सीटें दी गई हैं, उनमें से 4 में तो आपने अपने परिवार वालों को उतार दिया, तो इसको लेकर बड़ी नाराजगी है। तो ये परिवारवाद को बढ़ावा जीतन राम मांझी, आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों को आगे करना चाहिए था। मैं बताना चाहता हूँ, आप जयप्रकाश नारायण से कौन नहीं पूछते हैं? उनकी भगिन, उनकी बेटी है, उनकी पतोहू है, उनके भाई है, उनके भतीजा है। रामविलास पासवान जी से किसी ने पूछा है वो कितने बाहरी को देते हैं? और जहाँ तक जीतन मांझी का सवाल है, हम 4 नहीं हैं, हम 3 से लड़ रहे हैं, परिवार 3 है। और एक आप हैं, एक आपके समधन और एक आपके बेटे। हाँ, बेटे दामाद है। दामाद। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले हम समधिन की बात पर लाते हैं। हाँ। समधिन 2010 में विधायक रह चुकी है और उसको हमने टिकट नहीं दिया था, नीतीश कुमार ने दिया था। रही बात हमारे दामाद का, तो हमारा दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है, 15 साल से अनएम्प्लॉयड है और हमारे साथ काम में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, आप गांव-गांव जाके लोगों से लगातार अपने ही अंदाज में मुलाकात करते हैं। कई गांव वालों से आप ये भी कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये क्या है? मतलब थोड़ी थोड़ी शराबबंदी, आप कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी पी लिया करो। नहीं, वो अलग मामला है। हाँ। वो अलग मामला है। हम इस बात को पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि एक सीमा के तहत अगर कोई बात, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, इस कानून के तहत जो विक्टिमाइज हुए हैं उनकी संख्या देख लीजिए। तो क्या आप बदलने के लिए कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? जरूर समीक्षा करने के लिए करें। इमामगंज का इलाका अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा है। कहीं बिजली, पानी, मकान, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ाई है, तो कहीं घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजी रोटी के इंतजाम की। इमामगंज के बेला गांव में हमारी मौजूदगी है। जीतन राम मांझी यहाँ से उम्मीदवार हैं और गांव के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं से पहले बातचीत कर लेते हैं। अम्मा, आपके गाँव में विकास हुआ है? काम किया है नेताओं ने? नेताओं ने तो है काम किया, थोड़ा हुआ, थोड़ा बाकी है। आप आइए, आप बोल रही थी आगे आइए। क्या चाहती हैं? क्या नाम है आपका? 4 साल से बनैलिए, राशन कार्ड सभी नहीं आये है अभी हमन की। अच्छा, तो क्या चाहती हैं? यहाँ पर क्या हो, नेताजी लोग क्या करें आपके लिए? राशन कार्ड हमन की चाहिए। राशन कार्ड नहीं है? कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है? कॉलोनी नहीं मिला है, कॉलोनी चाहिए हमको। अच्छा, राशन कार्ड तो है ना? नहीं है राशन कार्ड। रहने के लिए घर मकान भी नहीं है। हम लोग कोई चीज है नहीं, सर हम लोग रहते हैं झोपड़ी मड़ाई में लगा के सबको। हम लोग मड़ई में रहती हैं, झोपड़ी के मकान में रहती हैं। मतलब घर दूर कच्चिया है और क्या करते हैं आपके आदमी? आप बाहर काम करते हैं, खाते हैं। यहाँ लाइन के दिक्कत, बिजली लाइन बहुत उठते हैं, बहुत। बिजली कितने घंटे रहती है यहाँ पर? रहते हैं, लाइन भी चला जाता है, रहते हैं भी 24 घंटा भी रहते हैं, कभी चला जाता है। यादव बहुत हम लोग का, जो बाहर में हम लोग फंसे हुए थे, बहुत हेल्प करके बहुत लड़ा। नेता बना नहीं था लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बहुत लड़ा भी, हम लोग का सुविधा दी। और नीतीश तो बहुत लास्ट में कोरोना पर मतलब टीवी पर सेंट पर खड़े हुए। इमामगंज के वोटों का हाल जान हमने अपनी बुलेट के पहिए वापस गया शहर की ओर घुमाए। कभी मोक्ष भूमि के रूप में विश्व विख्यात इस क्षेत्र की पहचान को नक्सली हिंसा के दंश ने कुछ धूमिल जरूर किया, लेकिन वक्त के तमाम थपेड़ों को सहता हुआ ये शहर आज अपनी नई पहचान को आत्मसात कर शान से सर उठाए खड़ा है। और गया एक बार फिर से तैयार है अपनी किस्मत का बटन दबाने के लिए। पहले चरण में गया की 10 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे।
इन दिनों गया के बाजारों में चुनावी चर्चा का दौर जोरों पर है। सियासी सरगर्मी के माहौल में सरकार से सबकी अपनी अपनी शिकायतें और चाहते हैं। चुनाव में किसका जोर चल रहा है? अभी सभी पार्टी का है। सभी पार्टी का दिख रहा है। मुद्दा कौन सा है यहाँ का सबसे बड़ा? विकास की मुद्दा होना चाहिए और क्या रहेगा। विकास का मुद्दा बड़ा है, लेकिन लोग तो जाति पर जाकर बिहार के लोग वोट डाल देते हैं। क्या कि ये सारे लोग को नहीं समझा सकते हैं। नीतीश कुमार को। आपको? हम कोई पार्टी से नहीं है जो अच्छा विकास करेगा। जो अच्छा विकास करेगा उस। गया के वोटरों का मन टटोलकर हम बढ़ चले उस पावन धरती की ओर जो आज भी गवाह है एक राजकुमार के सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन जाने के युगांतकारी परिवर्तन। गया से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बोध गया, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बोधि वृक्ष अंदर जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहां दर्शन पूजन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर लाभ की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कोरोना काल में यहां पर काफी नुकसान पहुंचा क्योंकि पर्यटन पूरी तरह से खराब हो गया। अब सवाल यह है कि पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा यहाँ के चुनावी मैदान में? बोधगया में मौजूद महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों लोग यहाँ। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने में बोधगया का योगदान 2001 में महज 61 लाख पर्यटकों के मुकाबले 2019 में 6 गुना ज्यादा यानी कि लगभग 3.5 करोड़ पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया था। 2019 में लगभग 11 लाख विदेशी पर्यटक बिहार घूमने आए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख विदेशी पर्यटक गया और बोधगया। लेकिन कभी पर्यटन के आधार पर फल फूल रहे का हाल आज बदहाल। कोरोना और लॉकडाउन ने यहाँ पर्यटन की कमर तोड़ी और स्थानीय लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का मसला। कितना प्रभावित हुआ है रोजगार यहाँ पर लॉकडाउन के बाद? जब से ये कोरोना हुआ तब से बहुत प्रभावित हम लोग 6 महीना से यहाँ पे भूखा मर रहे हैं। क्या करते हैं? यहीं पर माला फोटो बेचते हैं, कोई पर्यटक नहीं है। जब ये कोरोना नहीं था यहाँ बहुत भीड़ रहता था। भीड़ रहती थी पूरी। अच्छा। और यहाँ पे थाईलैंड के, लंका के, बर्मा के, कोरिया के बहुत लोग रहता था यहाँ पे। कोरोना होने से ये सब ठप हो गया तरीके से, तो यहाँ का रोजगार तो चौपट हो गया तरीके से। ये कोई भी विकास नाम की चीज नहीं हो रहा है। इतना पूरा वर्ल्ड में पूरा बोधगया का नाम है, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं, कोई उतना सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कौन बेहतर है? नीतीश कुमार ही बेहतर है। नीतीश कुमार ही बेहतर है। आने के बाद स्थिति तो पहले से अच्छी और हुई है। अच्छा नेता कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार अच्छी है। युवा नेता में तेजस्वी यादव आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पर्यटन व्यवस्था को लेकर। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है जिस ज्ञान की तलाश में यहाँ के नेता लगातार अपने वोटरों के बीच में हैं, जो घोषणाएं बार बार वो लगातार कर रहे हैं, उन घोषणाओं पर यहाँ की जनता कैसे लगाती है मुहर? कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। गया से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, बोधगया, गया आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।